बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना और हमेशा की तरह इस शो में हम आपको बताते हैं बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल शेयरों में क्या हुआ आपकी स्ट्रैटेजी। बाजार पर और ज्यादा बातचीत करने के लिए और स्ट्रैटेजी बताने के लिए हमारे साथ जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी है। अनिल जी, बहुत स्वागत है सर आपका शो में। साथ ही खास मेहमान जिनसे आज हम बातचीत करेंगे पूरे शो के दौरान, उनका परिचय करा दे। आज हमारे साथ है प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के अविनाश गोरक्षकर। अविनाश जी, बहुत स्वागत है आपका। साथ ही पूरी रिसर्च टीम परिचय करा दे। देवांशी आशर से जानेंगे आज के बाजार का पूरा एक्शन। माइंड ट्री के नतीजों को विस्तार से बताएंगे कुशल गुप्ता। साथ ही वो बताएंगे HCL टेक के नतीजों का क्या है अनुमान। SBI कार्ड्स के लिए तेजी के ट्रिगर्स हमें बताएंगे पूजा त्रिपाठी। और यूरोप में फिर बढ़ी कोरोना की चिंताएं, किन भारतीय कंपनियों पर होगा सबसे ज्यादा असर, जानेंगे वरुण दुबे से। बातचीत का सिलसिला शुरू करें उससे पहले आज भारतीय बाजार कैसे कारोबार करते हुए नजर आए उस पर एक नजर डाल लेते हैं। ग्लोबल बाजार पर कोरोना संकट एक बार फिर से छा गया है। भारतीय बाजारों पर उसका साफ तौर पर असर देखने को मिला। बाजार की 10 दिन की तेजी पर आज आखिरकार ब्रेक लग गया। निफ्टी करीब 300 अंक टूटकर 11,680 के स्तर पर और सेंसेक्स 1,066 अंक लुढ़क कर 39,728 के स्तर पर बंद हुए। बैंक निफ्टी भी आज करीब 3.5% टूटा है। वहीं FIIs DIIs के डेटा पर एक नजर डाल ले तो FIIs यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में करीब 604 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। वहीं DIIs यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने आज 808 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। आज के बाजार पर एडिटर्स टेक के लिए सीधे अनिल जी के पास चलते हैं। अनिल जी, आज तो गजब हो गया। 10 दिन की तेजी पर अचानक से ब्रेक लग गया। आपकी रीडिंग क्या कहती है मार्केट को लेकर? वायदा कारोबार के हफ्ते के एक्सपायरी के दिन भारी उतार चढ़ाव के बीच बाजार में आज कारोबार हुआ। शुरुआत मजबूती के साथ हुई। 12,000 के पार निकला भी निफ्टी, लेकिन टिक नहीं पाया और 24,000 के ऊपर बैंक निफ्टी निकला भी, लेकिन वहां भी टिक नहीं पाया। उसके बाद कमजोरी आती दिखी और कमजोरी के बाद रिकवरी भी, लेकिन जो तेज गिरावट हुई वो 2 बजे के बाद। और उसकी वजह यह रही कि ग्लोबल मार्केट्स में बड़ी कमजोरी के संकेत आते दिखे, खासतौर से यूरोप से। यूरोप में फिर से कोरोना का संकट गहराने के जो संकेत आए और यूरोप के बाजार 2 से 3% लुढ़ के और डाउ फ्यूचर्स 300 अंक लुढ़क गए, उसका असर भारतीय बाजारों पर एक्सपायरी के दिन देखने को मिला। लगातार 10 दिनों से तेजी दिखाने की वजह से बाजार ओवरबॉट तो थे ही, काफी कुछ तेजी की पोजीशन बनी हुई भी थी और कोई साइजेबल करेक्शन 1200 पॉइंट की नॉन स्टॉप तेजी में नहीं आया। उसकी पूरी कसर एक ही दिन में निफ्टी ने निकाल दी और दिन के लोएस्ट पॉइंट पर जाकर बाजार बंद होते दिखे। 11,700 के नीचे निफ्टी बंद हुआ और बैंक निफ्टी 23,000 के बेहद करीब। तो ऊपरी स्तर से बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट से ज्यादा गिरा है और निफ्टी में भी आप अगर देखें तो लगभग 400 पॉइंट की गिरावट ऊपरी स्तरों से आती हुई दिखी। तो बेहद मुश्किल भरा ट्रेडिंग सेशन आज भारतीय बाजारों के लिए रहा। लेकिन गिरावट में ग्लोबल मार्केट्स के अलावा एक और वजह थी एक्सपायरी की। तेजी की पोजीशन जो ज्यादा बनी हुई थी वो प्रेशर बनाती हुई दिखी। और तीसरी बड़ी वजह यह थी कि पिछले 3 दिनों से FIs ने अपनी खरीदारी का हाथ रोका है। ऊपरी स्तरों पर FIs न सिर्फ अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं बल्कि हल्की फुल्की शॉर्ट्स भी बना रहे हैं और घरेलू फंड तो पहले से बेचने के मूड में हैं ही। तो ये 3 कारण ऐसे थे जिनके चलते भारतीय बाजार आज दबाव के साथ बंद हुए। हाँ, ये डर जरूर था कि करेक्शन आएगा, लेकिन इतना तेज, इतना ज्यादा और एक ही दिन में खाया पिया पूरा निकाल देगा, इसकी आशंका कम ही थी। और इसीलिए इस करेक्शन से ज़्यादातर ट्रेडर्स आज बड़े झटके में हैं और बहुत तेज़ी से आज गिरावट के साथ जो बाजार बंद हुआ है उसमें काफ़ी नुकसान इन्वेस्टर्स को भी और ट्रेडर्स को भी लगा है। जी अनिल जी, अब शुक्रवार को यानी हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी के किन लेवल्स पर नजर रखनी चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी रहे, ये आपसे समझेंगे थोड़ी देर में। लेकिन सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन जरा अब समझते हैं। देवांशी का रुख करते हैं हमारी सहयोगी का। देवांशी, आज बाजार में खबरों के चलते कहां पर सबसे ज्यादा मूवमेंट था शेयर्स में? यूरोप में कोरोना को लेकर फिर एक बार चिंता बनती हुई दिखी और बढ़ती हुई दिखी और इसी के चलते इंटरनेशनल मार्केट्स में तेज गिरावट दिखी। इसका असर जो है वो हमारे बाजार पर भी देखने मिला और इसी के चलते आखिरी 1 घंटे में तेजी से गिरावट देखने मिली। लगातार 10 ट्रेडिंग सेशन में खरीदारी के बाद आज एक्सपायरी के दिन लाल निशान में बाजार बंद होते हुए दिखे और आप देखिए सबसे ज्यादा जो असर है इसका बैंकिंग स्टॉक्स और फाइनेंशियल्स पे आता हुआ दिखा। सबसे पहले अगर नजर करें तो बैंकिंग स्टॉक्स में बंधन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ICICI
जैसे बैंक, इंडसइंड बैंक की कुछ स्टॉक्स है जहां पे सबसे ज्यादा गिरावट देखने मिली। एनबीएफसीज, फाइनेंशियल्स में चोला फाइनेंस, श्रीराम ट्रांसपोर्ट जैसे स्टॉक्स में सबसे ज्यादा गिरावट थी। आईटी स्टॉक्स भी फिसलते हुए दिखे, जैसे कि विप्रो, कोफोर्ज, माइंडट्री जैसे स्टॉक्स, और साथ ही रियल्टी स्टॉक्स जहां पे सुबह अच्छी खरीदारी थी, लेकिन आखिर में हमने देखा कि ऊपरी लेवल से तेज गिरावट देखने मिली। गोदरेज प्रॉपर्टीज, प्रेस्टीज, सोभा जैसे स्टॉक्स में ऊपरी लेवल से काफी प्रेशर आता हुआ दिखा। ऐसे कमजोर बाजार में भी कई ऐसे स्टॉक्स थे जो कि हरे निशान में बंद होते हुए दिखे, जैसे कि पेट्रोनेट एलएनजी, जस्ट डायल, जेएनएफसी जैसे स्टॉक्स हरे निशान में बंद होने में कामयाब रहे। और आखिर में आप देखिए कुछ जी बिजनेस पर सुपर हिट कॉल्स जो आपको रिकमेंड किए गए थे। ओरेकल फाइनेंस, किरण जी की रिकमेंडेशन थी। बंधन बैंक आपको श्रीकांत जी की रिकमेंडेशन थी, और किटला हेल्थ केयर भी आज आपको रिकमेंड किया गया था। तो कुल मिला के आज आप देखिए आखिरी 1 घंटे में बाजार में ऊपरी लेवल से काफी तेज गिरावट आती हुई दिखी, और ब्रॉडर मार्केट इसी के चलते आज लाल निशान में फिसलते हुए दिखे। तो सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन बताने के लिए देवांशी आपका शुक्रिया। अब रुक करते हैं आज के एक्सपर्ट अविनाश गोरक्षकर का। अविनाश जी, 10 सत्रों के बाद 11वें सत्र में बाजार अपनी जो तेजी है वो चालू रखने में कामयाब नहीं हो पाया। अब आने वाले समय में क्या अब एक्सपेक्ट कर सकते हैं बाजार से, और हफ्ते भर की खरीदारी कहां पर आप करने की सलाह देंगे? इनफैक्ट स्वाति, मुझे लग रहा है कि मार्केट्स में काफी नेगेटिव फैक्टर्स आए और उसके लिए शायद आज मार्केट्स में एक तरफा सेल ऑफ देखने को मिला। आई थिंक एक तो मार्केट्स में डिसअपॉइंटमेंट इसलिए आया क्योंकि यूएस का जो फिस्कल स्टिमुलस है वो अभी लग रहा है कि पॉसिबली नवंबर के इलेक्शंस के बाद में ही आएगा। और दूसरा जो हलचल मार्केट्स में न्यूज थी कि कोई रिटेल ब्रोकर का डिफॉल्ट हुआ है, तो उससे भी थोड़ी बहुत पैनिक और डर का माहौल बना रहा। मुझे लग रहा है कि अभी भी मार्केट्स में ऐसा कोई बड़ा पैनिक इससे भी ज्यादा आएगा ऐसा लग नहीं रहा है। शायद 11,600 तक निफ्टी सेटल हो, और हमको लग रहा है कि आईटी स्पेस में अभी भी मौके बन सकते हैं। और यहाँ पे हमको टेक महिंद्रा पसंद है। इनफैक्ट हमको लग रहा है कि जो Q2 के तिमाही नतीजे आएंगे उसमें ग्रोथ की कमेंट्री और जो 5G का जो आउटलुक है इसके ऊपर डेफिनेटली मैनेजमेंट कमेंट करेगी। तो यहाँ पे डेफिनेटली एक पोजीशन ले सकती है। करीबन 810, 811 का CMP है। यहाँ से हम समझते हैं कि कम से कम 8 से 10 दिन में 835, 840 का टारगेट पॉसिबल है। यहाँ पे 796 का स्टॉप लॉस रखे, और ये एक अच्छा विकल्प बन सकता है जो इस बाजार में आपको एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड देने की कैपेसिटी दे सकता है। जी, तो पोजिशनल बाय टेक महिंद्रा में करने की सलाह दे रहे हैं अविनाश जी। अविनाश जी, आपके पास फिर से आएंगे, लेकिन उससे पहले माइंडट्री ने सितंबर तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। अनुमान के मुताबिक ही नतीजे रहे हैं। सीधे रुक करते हैं कुशल गुप्ता का। कुशल, आपने कल अनुमान पर हमसे बातचीत की थी और नतीजे बिल्कुल वैसे ही रहे, क्या डिटेल्स हैं? और जी, तो माइंडट्री के नंबर्स जो है पॉजिटिव साइड पर देखने को मिले हमें। इनफैक्ट मुनाफा जो है इनका हमारा अनुमान से काफी हाई साइड पर देखने को मिला। 233 करोड़ के मुनाफे के मुकाबले 254 करोड़ का मुनाफा ऑलमोस्ट कंपनी ने घोषित करते हुए नजर आए। साथ ही कंपनी की डॉलर आय में 3.2% की बढ़त हमें देखने को मिली। इसके अलावा कंपनी की मार्जिन वहां पर सिग्निफिकेंट बीट था। हमारा अनुमान 15.3% का था, उसके मुकाबले कंपनी ने ऑलमोस्ट 17.3% के मार्जिन रिपोर्ट करने में सक्सेस प्राप्त की। इसके अलावा कंपनी ने अंतरिम डिविडेंड 7.5 रुपए प्रति शेयर का ऐलान किया, और साथ ही 1 जनवरी 2021 से वो सैलरी इंक्रीमेंट देना शुरू करेंगे। तो पेंडेमिक के बाद जिस हिसाब की ये कमेंट्री आती हुई दिखी है मैनेजमेंट की, वो माइंडट्री के नंबर्स को काफी अच्छा प्रतीत हो रहा है कि यहाँ पर बहुत अच्छी बढ़त जो है हमें आगे आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी इस नंबर्स के लिहाज से। जी कुशल, इनफैक्ट HCL टेक अब कल अपने नतीजे पेश करने वाली है। ए नतीजों का अनुमान क्या कहता है? उम्मीदें क्या है, किस तरफ है? जी, तो HCL टेक के कल पोस्ट मार्केट नंबर्स आते हुए दिखेंगे। मुनाफे में ऑलमोस्ट 5% का उछाल हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, और 3070 करोड़ रुपए का मुनाफा कंपनी पोस्ट करती हुई नजर आ सकती है। यही नहीं, साथ ही कंपनी की डॉलर आय भी आप देखें तो वहां पर भी डील्स में जो तेजी होती हुई दिखी है उस वजह से करीब 5% की बढ़त जो है हम यहाँ पर एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। और साथ ही कंपनी की जो ऑपरेटिंग मार्जिन है वहां पर भी आपको बढ़त देखने को मिल सकती है, और 20.5% से बढ़कर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 21.1% के मार्जिन जो है कंपनी रिपोर्ट कर सकती है, क्योंकि इनके यूटिलाइजेशन दर और साथ ही जो सब कॉन्ट्रैक्टिंग खर्च है वहां पर जो कमी आई है उस वजह से इनको मार्जिन को सहारा मिलता हुआ नजर आएगा। FY21 की गाइडेंस जहां तक बात है वो अब देखना होगा कि कंपनी उसमें बदलाव करती है या फिर जो है इसको बरकरार रखती है, ये मैनेजमेंट से जानना जरूरी होगा। और दूसरा, जिस आपकी डील पाइपलाइन है और साथ ही जो वर्टिकल्स है इनके वहां पर कैसी रिकवरी देखने को मिली है, ये देखना बेहद इंपॉर्टेंट होगा मैनेजमेंट की साइड से।
जी, नजरें बनी रहेगी एचसीएल टेक के नतीजों पर। कुशल, फिलहाल इस जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। माइंट्री और एचसीएल टेक पर अविनाश जी आपसे राय जानना चाहेंगे। माइंट्री अब नतीजों का असर कल शेयर प्राइस पर कैसा देखने को मिलेगा, क्या किया जाए, और एचसीएल टेक में क्या रणनीति रखने की आप सलाह देंगे? मुझे लग रहा है कि माइंट्री के नतीजे उम्मीद से काफ़ी बेहतर आ गए। इनफैक्ट अगर हम इनके मार्जिन्स देखें तो सबसे बड़ा जो पॉज़िटिव फैक्ट है कि 13-14% से ये 17% एबिटा मार्जिन्स हो गए और कंपनी ने अपने एम्प्लॉइज़ को जनवरी 2021 से इंक्रीमेंट देने की बात की है। प्लस जिस प्रकार का डिमांड आउटलुक इन्होंने कहा है, हर तरीके से नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं। हालाँकि आज स्टॉक खराब बाज़ार में करीबन 7% गिरा है। हमको लग रहा है कि डेफ़िनेटली ऐसे नंबर्स को देखते हुए स्वाति इसमें ज़रूर एक अच्छा उछाल आने की पॉसिबिलिटी है और मुझे लग रहा है कि मार्केट्स डेफिनेटली इन नंबर्स को पॉजिटिवली देखेगा। रही बात एचसीएल टेक की, तो मुझे लग रहा है कि अगर प्रॉफिट का ग्रोथ 5-6% आता है, तो डेफिनेटली मार्केट्स इसको पॉजिटिवली रिएक्ट करेगा क्योंकि इन्होंने पहले भी जो मैनेजमेंट गाइडेंस दिया था वो काफ़ी पॉजिटिव था। और हमको लग रहा है कि मार्केट ये भी चाहेगा कि आने वाले दिनों में मार्जिन और ऑर्डर बुक पे इनकी क्या कमेंट्री रहेगी। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि एचसीएल टेक में नतीजे इन लाइन अगर आते हैं तो यहाँ पे भी थोड़ी बहुत अपटिक आपको शेयर में देखने को मिलेगी और ऑब्वियसली जो डिविडेंड और जो एम्प्लॉय का सैलरी हाइक है, अगर ये भी अनाउंस करते हैं, तो ये बात की पुष्टि होती है कि आगे के आउटलुक के लिए ये कंपनीज़ पूरी तरह से पॉजिटिव सोच रही है। तो डेफिनिटली जिनके पास है, मेरे ख्याल से शेयर बने रहिए। माइंट्री में तो मैं समझता हूँ कि अगर खरीदारी भी करनी है, तो इसमें अच्छा रिस्क रिवॉर्ड शॉर्ट टू मीडियम टर्म में मिल सकता है। तो माइंट्री और एचसीएल टेक में खरीदारी करने की सोच सकते हैं, इस पर राय दे रहे हैं अविनाश जी। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और यूरोप में खास तौर पर कोविड को लेकर चिंताएं बढ़ गई है। सेकंड जो वेव है उसकी वजह से काफी ज्यादा यूरोपीय बाजार जो है उन पर असर देखने को मिला, पर इसका असर भारतीय कंपनियों पर कितना पड़ेगा, ये जानकारी लेते हैं हमारे सहयोगी वरुण दुबे से। बताइए वरुण। देखिए, यूरोप में कोरोना के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इसके चलते यूरोप के काफ़ी सारे देश जो है वो फिर से लॉकडाउन में जा रहे हैं। फ्रांस को ही देख लीजिए, इन्होंने नेशनल हेल्थ इमरजेंसी लगा दी है और आने वाली शनिवार से फ्रांस के करीब 9 सिटीज़ ऐसी है जहां पे नाइट कर्फ्यू लगने वाला है। इसके अलावा जर्मनी ने भी कोविड को डील करने के लिए जो इनका तरीका था उसमें और भी सख्ती बरती है। नीदरलैंड्स ने देखिए आने वाले 4 हफ्तों के लिए इन्होंने पार्शियल लॉकडाउन लगा दिया है। इसके अलावा दिन के दौरान खबर आई कि लंदन में भी जो लॉकडाउन है उसको लेके और भी सख्ती बरती जाएगी। यहाँ के मेयर ने भी बयान दिया कि राष्ट्रीय स्तर पर कार्रवाई करने की ज़रूरत है। तो ये जो बयानबाजी निकल के आ रही है और साथ ही जिस तरह से फिर से लॉकडाउन लगा रहे हैं यूरोपीय देश, इससे साफ जाहिर होता है कि दिक्कतें बहुत ज़्यादा है। और इसके लिए आपने देखा कि आज यूरोपियन रिलेटेड स्टॉक, यानी कि जिन स्टॉक्स का यूरोप में एक्सपोजर है, जैसे कि टाटा ग्रुप कंपनीज, इसके अलावा एचसीएल टेक, विप्रो, ऑटोज़ में बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, मदरसन सुमी, फार्मा में डीवीज, वोकार्ड, इसके अलावा मैस्टेक, फर्स्ट स्टोर्स, ये कुछ ऐसे काउंटर्स है जिनमें काफ़ी हद तक आज प्रेशर देखने मिला। तो ये जो ग्लोबल सेल ऑफ है उसी के चलते आज भारतीय बाजार जो है वो भी प्रेशर में थे और लाइमलाइट में था पूरी तरह से यूरोप, जहाँ पे कोरोना के केसेस बढ़ने के चलते लॉकडाउन जो है वो फिर से होने की तैयारी है। जी वरुण, बहुत शुक्रिया फिलहाल इस जानकारी के लिए आपका। अविनाश जी, अब जो हम एक इम्पैक्ट देख पा रहे हैं यूरोप में जो कोरोना के सेकेंड वेव की वजह से बाजार पर एक देखने को मिला है, अब उससे भारतीय कंपनियों पर भी असर, जो वरुण ने अभी हमें एक रिपोर्ट दी है, आईटी सेक्टर पर, ऑटो सेक्टर पर और बाकी कंपनियों पर जो असर है, कहाँ सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होता हुआ आप देख रहे हैं और क्या किया जाना चाहिए ऐसे सेक्टर में? मुझे लग रहा है कि यूरोप फोकस जो कंपनीज है, जैसे कि मदरसन है, टाटा मोटर्स है, काफी फार्मास्यूटिकल कंपनीज है। इनफैक्ट स्वाति, हमको लग रहा है कि इन द नियर टर्म डेफिनेटली जो सेक्टर्स यूरोप के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट है, स्पेशली कोई आईटी कंपनीज है जहाँ पे यूरोप काफी इनको रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है, यहाँ पे हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा दिक्कत जरूर इन कंपनीज को फेस करने मिले। हालांकि अभी कहना मुश्किल है कि ये लॉकडाउन का इम्पैक्ट बिजनेस पे कैसे होगा, क्योंकि अभी फर्स्ट वेव के बाद थोड़ी सी रिकवरी और थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट क्लाइमेट में अभी देख रहे थे। बट अगर ये लॉकडाउन और कोरोना के केसेस यहाँ पे ज्यादा बढ़ते हैं, तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में स्पेशली आईटी, फार्मा और टिपिकली जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स है, जो ऑटो कंपोनेंट्स की सारी कंपनीज है जो काफी यूरोप को अपना माल बेचती है, यहाँ पे हो सकता है कि थोड़ा बहुत बिकवाली का और एक वीकनिंग ट्रेंड देखने को मिले। मेरी राय में तो ये कहना मुश्किल है कि कब तक ये चलेगा, बट अगर हालात और खराब हो गए तो इसमें डेफिनेटली कोई डाउट नहीं कि इसमें थोड़ी सी और
गिरावट होने की पॉसिबिलिटी रहेगी। तो यहाँ पे थोड़ा कॉशियस रहिए, इमीडिएटली इन्वेस्ट ना करें। लेकिन हम समझते हैं कि ऐसे बाजार में आपको मीडियम टू लॉन्ग टर्म फोकस रहना है और जब भी कोई बड़ी गिरावट आती है, तब थोड़ा-थोड़ा करके एक्युमुलेट करना है। इससे हमको नहीं लग रहा है कोई बड़ी घबराने की बात है। लेकिन हाँ, अगर पोज़ीशन और खराब होती है, तो डेफिनिटली उस पॉइंट ऑफ व्यू पे के बाद हमको एक फ्रेश रिव्यू लेना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से आई थिंक 2-3 सेक्टर्स जो है ऑटो, फार्मा और टिपिकली आईटी, यहाँ पे हो सकता है कि आने वाले 10 से 15 दिनों के लिए थोड़ा-सा माहौल काफ़ी वोलेटाइल रहे। जी अविनाश जी, फिलहाल चलिए शो में वक्त हो गया हमारे खास सेगमेंट शर्मा जी के ऑप्शन का। हमारे साथ एचडीएफसी सिक्योरिटीज के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट वीके शर्मा जी जुड़ चुके हैं। शर्मा जी, बहुत स्वागत है सर आपका एक बार फिर से शो में। अब आज कौन सा बम्पर कमाई का ऑप्शन आप कल के लिए बताने वाले हैं? नमस्ते स्वाति जी, आपको और आपके सभी दर्शकों को। तो मैं ये कहूंगा कि ये माहौल थोड़ा सा गड़बड़ाने वाला है और यहाँ पे एक आम ट्रेडर को पुट ऑप्शंस नहीं लेने चाहिए। तो ये आम उनके लिए, दर्शक के लिए नहीं है। ये मैं उन्हीं लोगों के लिए बता रहा हूँ जो ये स्टॉक होल्ड करते हैं। तो फेडरल बैंक और पीएल पिरामिड एंटरप्राइज 2 ऐसे स्टॉक हैं जिनके अंदर पुट लिया जा सकता है। फेडरल बैंक का 51 का पुट 2.3 रुपए पे और उसका टारगेट है 3.5। और इसी तरह से पीएल पिरामिड एंटरप्राइज उसका 49.6 रुपीज प्रीमियम पे 1240 का पुट लिया जा सकता है और 70 रुपए का इस पे टारगेट है। ये ध्यान रखा जाना चाहिए कि आप अपने प्रोटेक्शन के लिए ही लें अगर आपके पास ये स्टॉक है और उस मात्रा में है तो, अदरवाइज आपके लिए भी नहीं है। तो ऐसे वक्त में इन्वेस्टर जब मार्केट गिरता हो तो क्या करे? इन्वेस्टर को चाहिए कि अपना ट्रेडर को चाहिए कि अपना जब पक्का नहीं हो तो उस दिन ट्रेड न करे। एक दूसरी बात, अगर आपका बस ये स्टॉक है और भरपूर मात्रा में है तो मैं समझता हूँ और आपको ये रखने भी है निवेश के लिए, तो आप, और ये स्टॉक नहीं है, फेडरल और पीएल नहीं है, दूसरे जो स्टॉक हैं उनके अंदर आप उस भाव पे कॉल राइटिंग कर सकते हैं जिस पे आप डिलीवरी छूटने के लिए तैयार हो। वो एक अच्छा तरीका होता है एक गिरते हुए बाजार के अंदर अपने शेयर के ऊपर पैसा कमाने का, और शेयर बेचने भी नहीं होते तब उस हिसाब से आप देख सकते हैं। तो कुल मिला के जो ये आज के जो ऑप्शन हैं वो आम ट्रेडर के लिए नहीं है, वो उन्हीं लोगों के लिए है जिनके पास ये स्टॉक है। माफ कीजिएगा, आज आम दर्शक के लिए मेरे पास कॉल नहीं है, लेकिन फिर भी धन्यवाद और जय हिंद। शो में अब वक्त हो गया है बाजार पर कल की स्ट्रैटेजी समझने का। अनिल जी के पास सीधे चलते हैं। अनिल जी, अब आज जो बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली, क्या कल सावधानी बरतनी चाहिए? और सबसे इंपॉर्टेंट, कल हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी के कौन से लेवल्स पर नजर रहे? पूरी तरह से कल जब भारतीय बाजार खुलेंगे तो संकेत हमें ग्लोबल मार्केट से ही लेने होंगे, क्योंकि हम आज जो कमज़ोर हुए, कमज़ोर होने की वजह ही ग्लोबल मार्केट्स है। अगर ग्लोबल मार्केट्स की वजह से कमज़ोर हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि हमें रिकवरी भी आनी है तो वहीं से आनी है। 11,600 11,650 ये निफ्टी पर तुरंत सपोर्ट के तौर पर है और इसके नीचे गए तो 11,500 तक बाजार अगला सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। ऊपरी स्तरों पर अब 11,800 के पार निकल कर टिके तो ही ताकत का अंदाजा बाजार से आपको नजर आएगा। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है 22,950 23,000 जिसके बेहद करीब बैंक निफ्टी बंद हुआ है। अगर ये लेवल टूटता है तो 400-500 पॉइंट की बैंक निफ्टी में कमजोरी और हो सकती है। और ऊपरी स्तरों पर अब 23,400 23,500 वो लेवल है जिसके पार जाकर टिकेंगे तो थोड़ी मजबूती के संकेत या रिकवरी के संकेत आते हुए दिखेंगे। लेकिन जिस तरह से आज तेज गिरावट हुई है, बाजार की चाल तो बेहद बुरी तरह से बिगड़ी है, लेकिन संकेत पूरी तरह से ग्लोबल मार्केट्स के अहमियत वाले हैं। ग्लोबल मार्केट्स रिकवर हो गए तो ठीक, और अगर ग्लोबल मार्केट्स में रिकवरी के संकेत नहीं आए तो भारतीय बाजार थोड़ा और करेक्शन दिखाने के लिए तैयार। तो हमारे अपने संकेत अब ज़्यादा अहमियत वाले रहे नहीं, और स्पेशली आज एक्सपायरी हो जाने के बाद। लेकिन एक अच्छी बात जो है कि आज एक्सपायरी में कमज़ोर ट्रेडर्स की पोजीशन ऑलरेडी काफ़ी हद तक कट चुकी है, तो कल से जब पोजीशन होंगी तो वो वीकली सीरीज में हल्की होंगी और हल्के बाजार में बड़े मूवमेंट आने की आशंका थोड़ी सी कम हो जाती है। यही राहत की बात कल के लिए रहेगी। शुक्रिया अनिल जी, कल के बाजार पर स्ट्रैटेजी बताने के लिए आपका। चलिए अब शो के खास सेगमेंट का वक्त हो गया है। वायदा बाजार में ऑप्शन की किस रणनीति से मिलेंगे आपको कमाई के मौके, जानते हैं।
ऑप्शन की स्ट्रैटेजी बताने के लिए हमारे साथ है मोतीलाल ओसवाल के चंदन तापड़िया। चंदन जी, बहुत स्वागत है आपका शो में। कल ऑप्शन के जरिए कहां पर मौके बनेंगे इंडेक्स और स्टॉक में? जी हाँ, नमस्कार। देखिए, सबसे पहले निफ्टी की बात करें तो आज निफ्टी में 12,000 के आसपास ओपनिंग हुई थी, बट बाजार अपने आप को होल्ड नहीं किया और ग्लोबल चिंताओं की वजह से बाजार में ऊपर के लेवल से एक शानदार मुनाफा वसूली देखने को मिली। तो कहीं ना कहीं जिस हिसाब से ऊपर के लेवल से 350 पॉइंट की गिरावट हुई है, लग रहा है कि बाजार में थोड़ा सा एक पॉजिटिव मोमेंटम पोज लेता हुआ नजर आ रहा है। तो जिस हिसाब से ग्लोबल संकेत थोड़े से नर्वस हो रहे हैं, लग रहा है निफ्टी में थोड़ा बहुत और करेक्शन हो सकता है। तो उसको ध्यान में रखते हुए 11,600 की जो वीकली कॉल है वो लेने की सलाह रहेगी। यानी जो 22 अक्टूबर की वीकली सीरीज है उसकी 11,600 की कॉल ले, जो लगभग 100 रुपए के आसपास चल रही है। 60 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और ये कॉल 180 रुपए तक जाने की सलाह रहेगी। और उसके अलावा हम दूसरी ट्रेड की बात करें तो दूसरा ट्रेड रहेगा हीरो मोटो को। हीरो मोटो आप देखोगे तो यहाँ पे एक पॉजिटिव मोमेंटम था, तो बाजार की बिकवाली के बावजूद हीरो मोटो होल्ड कर रहा है और कहीं ना कहीं ऐसा संकेत दे रहा है कि काउंटर में मौजूदा लेवल से लगभग 3500-3600 तक का मूवमेंट दिखना चाहिए। तो हीरो मोटो की 3400 की कॉल, 3,400 की कॉल लेने की सलाह रहेगी। 55 ये कॉल आप देखोगे यदि मान लो तो इस कॉल में अच्छा खासा अट्रैक्शन बना हुआ है। 35 रुपीज इस कॉल का क्लोजिंग था, 55 कॉल का क्लोजिंग है। 55 में ये कॉल ले, 35 का स्टॉप लॉस लगाइए और ऊपर में 95 से लेकर 100 रुपए तक हीरो मोटो की 3400 की कॉल जाने की यहाँ पे पूरी संभावनाएं बन रही है। जी शुक्रिया चंदन जी हमारे साथ शो में शामिल होने के लिए। अविनाश जी, अब आखिर में आपसे जानेंगे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पिक कहां पर खरीदने की सलाह देंगे आप? स्वाति, लॉन्ग टर्म पिक के लिए हमको एक यूरिया एज वेल एज केमिकल कंपनी पसंद है। कंपनी का नाम है GNFC। हमने ये कंपनी पहले भी आपके दर्शकों को बताई थी, लेकिन आज एक अच्छी डेवलपमेंट ये कंपनी में हुई है कि जो कंपनी ये TDI केमिकल बनाती है, जहाँ पे कंपनी की पूरी मोनोपोली है, वहाँ पे कीमतें काफी सिग्निफिकेंटली बढ़ी है। Q2 में करीबन 235 रुपया ये TDI का प्राइस हो चुका है, जो पहले तिमाही में करीबन 125 रुपया है। और दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि चाइना का एक बड़ा प्लेयर है कोवेस्ट्रा नाम का, उन्होंने नोटिस दी है कि उनका TDI प्लांट अभी काफी हद तक बंद होने वाला है। तो ग्लोबली इस प्रोडक्ट के लिए बड़ी शॉर्टेजेस होने वाली है। तो मुझे लग रहा है कि इस पॉइंट ऑफ व्यू से Q2 के नतीजे और आने वाला साल ये GNFC के लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। और हमको लग रहा है कि इस क्वार्टर में, मेरे ख्याल से सेकंड क्वार्टर में पहले तिमाही के मुकाबले में प्रॉफिट और टॉप लाइन ग्रोथ बहुत ही अच्छी आएगी। तो इसको डेफिनेटली कैपिटलाइज करना चाहिए। आज ऐसे खराब बाजार में भी ये शेयर करीबन 4% ऊपर था, तो इस बात की ऑब्वियसली खबर लोगों को पता चली है, लेकिन अभी भी वैल्यूएशंस बहुत अट्रैक्टिव है। तो मेरे ख्याल से 6 to 12 मंथ्स का नजरिया कोई लेता है तो 270-275 का टारगेट प्राइस मिल सकता है। तो इसमें जरूर एक निवेश का मौका बनता है, तो इसमें जरूर इस प्राइस पे कैपिटलाइज करें। GNFC में लंबे टर्म की खरीदारी की सलाह दी है अविनाश जी ने। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ आज शो में शामिल होने के लिए। साथ ही हमारे तमाम रिसर्च एनालिस्ट हम तक खास और दमदार खबर और रिसर्च पहुंचाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आज के शो में बस इतना ही।